गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चीन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। बीए पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर में विश्व के प्रमुख संविधानों में चीन का संविधान आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और चीन के संविधान में अगर साम्यवादी दल की भूमिका की चर्चा नहीं की जाए तो संविधान का अध्ययन अपूर्ण रह जाता है। चीन के शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कम्युनिस्ट पार्टी के रोल और स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। वेरी फर्स्ट से हम ये आपको बता रहे हैं, सबसे शुरुआत से, कि चीन एक साम्यवादी व्यवस्था वाला देश है। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जब साम्यवादी क्रांति का सूत्रपात हुआ तो चीन में जो है साम्यवादी सरकार की शुरुआत हुई या सूत्रपात हुआ और चीन में एक साम्यवादी नेतृत्व में सरकार बनी। तो चीन की जो व्यवस्था है समूचे विश्व की व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है और चीन की जो दलीय व्यवस्था है वो भी अन्य समाजवादी या प्रजातांत्रिक देशों से भिन्न है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में ये माना जाता है कि विश्व में दो वर्ग हैं, अमीर है और गरीब है, एक शोषक है और एक शोषित है। तो ये लोग ये नारा देते हैं कि विश्व के समस्त मजदूरों सब एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब ये समस्त मजदूर वर्ग को जब एक होने की बात करते हैं और जब ये मानते हैं कि सशस्त्र क्रांति में जब एक सर्वहारा वर्ग की जब जीत हो जाती है तो समाज में कोई भी सर्वहारा वर्ग का शत्रु उपस्थित नहीं रहेगा, समाजवाद का शत्रु उपस्थित नहीं रहेगा। और जो सरकार है उस पूरे देश में एक ही वर्ग के लोग रहेंगे और एक ही तरह के संगठन के लोग रहेंगे और वो है सर्वहारा वर्ग। और इसलिए ये सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात करते हैं और सर्वहारा वर्ग के संगठन की बात करते हैं। और इसलिए यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था का सिद्धांत जो है वो स्वीकार किया गया है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि विचारधारा एक है, विचारधारा को मानने वाले लोग एक हैं, वर्ग एक है, तो दल भी एक ही होना चाहिए। तो और जहाँ देशों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होती है, चीन में ऐसा नहीं है। चीन में संविधान की प्रस्तावना में ही दल का महत्व स्वीकार किया गया है और दल को कानूनी मान्यता जो है वो प्रदान की गई है। 1982 के संविधान की प्रस्तावना में पार्टी के महत्व को स्वीकार किया गया है और ये कहा गया है कि चीन जो है साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीनी जनता जो है वो समाजवादी मार्ग का अनुसरण करती रहेगी। चीन की जितनी भी राजनीतिक संगठन है, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे जो है और भी कोई संगठन, मंत्री परिषद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सभी जगह जो है साम्यवादी दल के नेतृत्व को स्वीकार किया गया है। 1982 में के संविधान द्वारा सभी संस्थाओं पर ये कहा गया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीन की राज्य सत्ता का उच्चतम अंग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस चीन के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के सुझाव पर ही अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। चीन में सोवियत रूस की तरह से साम्यवादी दल और शासन में कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। यहाँ पे अंतर करना भी कठिन है। दोनों ही देशों में दल के पास ही वास्तविक शासन शक्ति है। विभिन्न जितनी भी संस्थाएं हैं शासन की, वो केवल दल के जो नीतियां हैं उनको क्रियान्वित करने के साधन हैं। चीनी साम्यवादी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य उन्होंने कहा कि क्रांति का नेतृत्व करने, सत्ता प्राप्त करने, लोकतांत्रिक अधिनायकवाद की स्थापना करने में साम्यवादी दल अंग राज्य के सभी अंगों का निर्देशक दल बन गया है। तो जो यहाँ का साम्यवादी दल है ये प्रशासकीय नीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न
चाहे वो वैदेशिक हों चाहे आंतरिक हों, किसी भी तरह का प्रश्न हो, वो सबसे पहले दल में ही निर्धारित किए जाते हैं और दल में डिसाइड होने के बाद ही उनके ऊपर उसके बाद ही उनको क्रियान्वित किया जाता है ना? तो दल अपनी सभी नीतियों को रंग अंगों के माध्यम से कार्य रूप देता है और उसके कार्यों की देखरेख करता है। चीनी शासन पर चीन के साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण आधुनिक सर्वसत्तावादी राजनीति का सर्वाधिक विस्मयकारी तथ्य है। संविधान के अनुसार चीन की मुक्ति सेना और जो जनवादी सेना है उस पर चीन के साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष को समस्त सशस्त्र बलों पर नेतृत्व की स्थिति प्राप्त है। ये प्रावधान पूरा संविधान के अंतर्गत में लिखा गया है। सेना का नियंत्रण है। सेना के नियंत्रण पर भी औपचारिक मान्यता यहाँ पे दल की प्रदान की गई है। इस प्रकार चीन में साम्यवादी दल और उसके अध्यक्ष को पूरी समस्त शासन व्यवस्था पर एकाधिकार पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। वही वास्तविक शासक है। दल अंतिम राजनीतिक सत्ता और सभी निर्णयों का सोर्स है। ये सेना, शासन, राजनीतिक संगठन और शासन के व्यापक राजनीतिक यंत्र के प्रत्येक तत्व को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है ना? निर्देशित करता है और इनका ये मानना है कि पार्टी सेना को कमांड करती है। सेना को कभी भी पार्टी को कमांड करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। साम्यवादी दल के एकमात्र नियंत्रण के बारे में, एक छत्र नियंत्रण के बारे में कहा गया है कि चीन की राजनीति में साम्यवाद दल नीति को निर्धारित करने वाला, कार्य रूप में परिणत करने वाला है, जो सत्ता के एकाधिकार में किसी भी प्रतिस्पर्धा को सहन नहीं करता है। शासन और समाज में सभी प्रमुख पदों पर इसके सदस्य आसीन हैं। इसका दर्शन एकमात्र सरकारी तौर पर प्रचारित दर्शन है, जो सभी सदस्यों के लिए और जो सदस्य नहीं हैं उनके लिए भी समान रूप से मान्य है। यद्यपि दल और शासन एक रूप नहीं है, परंतु व्यवहार में, व्यवहारिक रूप में जो साम्यवादी दल है वही समस्त शासन पर अपना एकाधिकार पूर्ण प्रभुत्व कायम किए हुए है। इस प्रकार साम्यवादी दल के द्वारा चीन की समस्त शासन व्यवस्था पर एकाधिकार पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। साम्यवादी दल ही यहाँ पर वास्तविक शासक है। तो साम्यवादी दल के अंतिम राजनीतिक सत्ता और सभी निर्णय राजनीतिक दल में लिए जाते हैं। ये सेना, ये राजनीतिक संगठन और जो बीजिंग की राजधानी के जो प्रत्येक जो राजनीतिक निर्णय हैं उनको ये नियंत्रित और निर्देशित करता है। अब हम बात करते हैं कि चीन में साम्यवादी दल का उदय और विकास कैसे हुआ। देखिए, चीन में साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में केवल 13 अराजकतावादियों के द्वारा संघाई में की गई। 1925 में इसकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई। फिर 1933 में, हालांकि ये ज़्यादा सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन 1933 में ये माओ त्से तुंग के नेतृत्व में इसकी कमांड इसके नियंत्रण में आ गई। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में इसकी शक्ति में वृद्धि होना शुरू किया। धीरे धीरे इसकी पावर्स जो है वो बढ़ती चली गई। 1945 से 1949 तक माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और जब साम्यवादी क्रांति हुई तो चीन की मुख्य भूमि पर पूरी माओवादी सत्ता का साम्राज्य आ गया और इसकी सदस्य संख्या बहुत अधिक हो गई। तो एक तरीके से सोवियत संघ के बाद विश्व का सबसे बड़ा साम्यवादी देश अगर कोई बना तो वो चीन था और कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ की थी वो विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजनीतिक दल बना। और आज की तारीख में चीन ने विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति की स्थिति को भी प्राप्त कर लिया है। तो चीन में अगर आपको दल की सदस्यता किसी को ग्रहण करना है, क्योंकि यहाँ भी दल की इकाइयाँ दल की सदस्यता में काम करती हैं और धारा 1 के अनुसार 4 शर्तें इन्होंने रखी हैं।
पहले तो दल का कार्यक्रम और संविधान को स्वीकार करना, संगठन से संबंध होना और उसके कार्य स्वीकार करना, दल के निर्णय का पालन करना और सदस्यता शुल्क देना, है ना। इसके बाद में जो इनका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उसमें कुछ बातें होती हैं, वो इनको माननी पड़ती हैं। और सबकी सबसे बड़ी बात इसमें एकता और अनुशासन है, जिसको ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का नाम देते हैं। और ये पिरामिड का आकार का होता है। निम्न स्तर पर सबसे छोटा जो संगठन होता है उसको ये सेल का नाम देते हैं, और हाईएस्ट सर्वोच्च शिखर पर जो संगठन होता है उसको ये पॉलिट ब्यूरो का नाम देते हैं। हेराल्ड हिंटन का विचार है कि दल की एकता और अनुशासन की भावना पर चीनी साम्यवादी दल में विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर कोई गलती करते हैं तो सदस्यों के विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं, और जैसा अपराध उसने किया होता है उसके अपराध के लिए उसको दंडित भी किया जाता है, और गंभीर अपराध के लिए जो है जन न्यायालय जो है वो दंडित करता है। साम्यवादी जो दल है इसका सब कुछ लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के ऊपर निर्भर करता है। साम्यवादी दल पूरी तरीके से केंद्रीकृत है, कठोर है, अनुशासन युक्त है और एकाधिकारपूर्ण संगठन है। ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें हर पद के ऊपर, प्रत्येक पद के ऊपर निर्वाचन से काम व्यक्ति चुने जाते हैं, और प्रत्येक स्तर पर सभी सदस्यों को उसमें भाग लेने और मत प्रकट करने का अधिकार होता है। और जब तक निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक सब अपनी अपनी बात कह सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया जाता है तो फिर उस निर्णय का किसी भी कीमत पर विरोध नहीं हो सकता। इस जगह पर यहाँ पर केंद्रीकरण है, और वो जो निर्णय है वो हमेशा सदैव मान्य होते हैं। तो व्यवहार में अगर अपन चलते हैं तो व्यवहार में केंद्रीकरण ज़्यादा है और लोकतंत्र कम है। दल के सदस्यों में, उनके मत में, उनके कार्यों के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो साम्यवादी दल का जो संगठन है वो पिरामिड के आकार का है। मैंने अभी बताया कि निम्न स्तर पर सेल है और अपर स्तर पर पॉलिट ब्यूरो है। सबसे पहले इनके प्रारंभिक संगठन सेल होते हैं जो 20 सदस्य की प्राथमिक इकाई होता है। इसके बाद केंद्रीय समिति होती है जो थोड़ी बड़ी है। आवश्यकता होने पर जल्दी से आप इसकी बैठक नहीं बुला सकते, थोड़ी सी है, इसमें भी लगभग 200 के आसपास मेंबर होते हैं। इसके बाद में जो तीसरा जो सदन है, वो जो कमेटी है वो पॉलिट ब्यूरो है। ये काफ़ी शक्तिशाली जो ऑर्गन है, काफ़ी पावरफुल है। इसकी सदस्य संख्या बहुत कम है, अभी 24 ही है, 24 है, और एक वैकल्पिक मेंबर है। ये अत्यंत प्रभावित है। पूरी शासन व्यवस्था और दल सबको ये संगठित करता है। ये अपने अधिवेशन आमंत्रित करते हैं और अपने निर्णयों को आगे भेजते हैं। पॉलिट ब्यूरो में भी जो अंतिम शक्ति है वो 9 सदस्यों की स्थायी समिति में केंद्रित होती है जो पार्टी के सर्वोच्च नेता होते हैं। और ये जो 9 लोग हुए हैं इन्हीं को दल का मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें माओ त्से तुंग रहे हैं, चाओ एन लाई रहे हैं और सभी बड़े नेता इसके अंतर्गत में रहे हैं। चीन की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक जो प्रभाव रखने वाले व्यक्ति हैं वो पॉलिट ब्यूरो के सदस्य होते हैं। सचिवालय इसके ऊपर है, इसमें भी 7 सदस्य होते हैं, और दल का जो महासचिव होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। ये जो दल है ये जो महासचिवालय है ये दल के कार्य संचालन के विषय में निर्देश जारी करता है। और 5वां जो स्तर है वो है दल नियंत्रण आयोग। इसमें 1 सचिव, 7 उपसचिव और 18 सदस्य होते हैं। इसका जो कार्य है वो केवल यह देखना है कि दल के जितने भी नीतियां हैं, आदेश हैं, सभी इनका ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं। अनुशासन संबंधी मामलों के लिए इस पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। एक्सक्यूज मी। तो इस प्रकार से जो साम्यवादी दल का ये जो स्वरूप आपने देखा,
ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब प्रश्न ये उठता है कि चीन का जो शासन है वो लोकतंत्र है या अधिनायकवादी है, मतलब या तो डेमोक्रेटिक है और डिक्टेटरशिप है। आपने दल की जो व्यवस्था आपने पढ़ी और दल का शासन पर जो प्रभाव आपने देखा, उन सब चीज़ों से आप समझ तो गए होंगे कि चीन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। आपको अपना मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। डिसिप्लिन के नाम पर और समाजवाद के शत्रु के नाम पर आपकी आवाज़ को वहाँ पर दबा दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि पार्टी के नियमों के विपरीत है। तो किसी भी शासन व्यवस्था के ऊपर बहुत अधिक अगर विवाद है तो वो चीन की शासन व्यवस्था के ऊपर विवाद है। चीन के समर्थक ये मानते हैं कि उनकी शासन व्यवस्था बहुत अधिक लोकतांत्रिक है, जबकि पश्चिम वाले जो उनकी आलोचना जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है बल्कि अधिनायकवाद है। पश्चिमी लेखक चीन की व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं मानते हैं। तो चीन की व्यवस्था में आपके हिसाब से लोकतंत्र के लक्षण कौन से हैं? माओ त्से तुंग ये कहते हैं कि चीन का नया प्रजातंत्रात्मक राज्य होगा, पूंजीवादी सर्वाधिकारवादी सर्वहारा वर्ग अधिनायकवाद से सर्वथा भिन्न होगा। एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जिसमें सर्वहारा वर्ग, कृषक, श्रमिक, बुद्धिजीवी, अन्य सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। तो एक तरीके से एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम माओ त्से तुंग ने दिया जिसे नव प्रजातंत्र का नाम रखा। धीरे धीरे जैसे जैसे शासन व्यवस्था साम्यवादियों के हाथ में आई, उसके बाद जैसे जैसे उनकी सरकारें बनी, वैसे वैसे लोकतांत्रिक तत्व को इन्होंने शामिल करना प्रयास किया। नवीन संविधान में इन्होंने लिखा है कि चीन जो है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का समाजवादी राज्य है। श्रमिक वर्ग इसका नायक है और श्रमिक और कृषक वर्ग के सहयोग से ये आधारित है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये माना है कि हमारे कानून के अधिकार की इन्होंने बात की है। इन्होंने ये कहा है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। ये भी इन्होंने कहा है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार का अधिकार होगा। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार तो चीन में मिले हुए हैं, लेकिन आपको राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि सभी प्रजातांत्रिक सिद्धांत वहाँ पे देखने में मिलते हैं, लेकिन वही सभी साम्यवादी देशों की तरह से यहाँ भी जो जितने भी लक्षण हैं वो भ्रमपूर्ण हैं, आपको अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि यहाँ सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। जो यहाँ दिखाई देता है वह है नहीं, और जो होता है वो वहाँ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल बंद स्टेट की संज्ञा हम चीन को दे सकते हैं, क्योंकि हमें चीन के अंदर क्या हो रहा है ये बाहर की दुनिया को वैसे भी पता नहीं चलता है। तो अधिनायकवादी है, इसके समर्थक में अगर हम कहें तो सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था है। जन प्रभुता की बात तो ये लोग करते हैं, लेकिन जन प्रभुता के लिए दल बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि चीन में नहीं है। संविधान में ही एक दल की बात कही गई है। दूसरा, यहाँ पर साम्यवादी दल का जो संगठन है वो अत्यधिक कठोर संगठन है और वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के ऊपर आधारित है ना। और इसके बाद में तीसरी बात ये है कि यहाँ पे नागरिक अधिकार जो दिए गए हैं वो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। उनके नागरिक अधिकार बहुत ही भ्रमपूर्ण हैं। आप अभिव्यक्ति के अधिकार की बात करें, आप स्वतंत्रताओं की बात करें, आप साहित्यिक स्वतंत्रता की बात करें, आप प्रेस की बात करें, है ना, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार ही नहीं है। संविधान के द्वारा अधिकार तो यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। यदि एक व्यक्ति के विचार अगर उनकी पार्टी के विरुद्ध हैं तो उसे कहीं भी कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका का पूर्ण अभाव है। यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, बल्कि शासन की विचारधारा से बंधा हुआ एक अंग मात्र है। वस्तुतः न्यायपालिका कार्यपालिका और दलीय नीतियों को लागू करने का एक उपकरण मात्र है।
फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी चीन ने बड़ी आक्रामक नीति अपना रखी है। चीन जो है शांति में विश्वास नहीं करता है, वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास नहीं करता है। चीन के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और उग्र नीति है। तो इस वजह से सैनिक शक्ति बढ़ाने में वो निरंतर विश्वास करता है, जो कि किसी भी तरीके से आप लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कह सकते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि चीन के नेता चाहे कितना भी दावा करें, लेकिन फिर भी चीन एक अधिनायकवादी और पूर्ण नियंत्रित वाला राज्य है। यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज हैं, प्रेस है, थिएटर है, सिनेमा है, मूवी है, हर चीज़ के ऊपर शासन का पूरी तरीके से नियंत्रण है। यहाँ पर शासन को जन समर्थन का संबंध है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जन समर्थन प्राप्त है। अब जन समर्थन तो ज़बरदस्ती भी हो सकता है, क्योंकि हिटलर को भी जन समर्थन था, तो आप उसको लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, है ना। अब नाजी शासन को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ के जन समर्थन को जो है मतलब दबावकारी तरीकों से प्राप्त किया जाता है। तो आधुनिक सर्व सत्तावाद के शक्तिशाली दमनात्मक तरीकों से प्राप्त किया गया है। तो किसी भी उचित परिभाषा के अनुसार ये स्पष्ट है कि चीन की जो समस्त शासन व्यवस्था है वो सर्वाधिकारवादी है। तो ये तथ्य है कि चीन में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। जनता का एक भाग राजनीतिक व्यवस्था से घोर असंतुष्टि रखता है। चीन की शासन व्यवस्था में यद्यपि सभी प्रजातांत्रिक लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन अन्य समाजवादी देशों के समान ही चीन के संबंध में भी सिद्धांत और व्यवहार में गंभीर अंतर विद्यमान है। आपको याद होगा 1989 में एक ध्यानमंच चौक पे एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। तो जनता का एक वर्ग छात्रों ने सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के लिए अपना एक प्रदर्शन किया था। तब सरकार ने उनको न केवल गोलियों से भूना, बल्कि टैंक से गोले भी बरसाए उनके ऊपर, और हजारों व्यक्ति मौत के घाट उतार दिए। तो उन्होंने अपने ही नागरिकों के विरुद्ध ऐसा बल प्रयोग किया, और उसके बाद ही चीन में निरंतर नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की बात हमेशा सामने आती रही है। चीन में एक वर्ग के द्वारा लोग असंतुष्ट भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी साम्यवादी दल का जो नेतृत्व है वो आपको अलग तरह से देखने में मिलता है। तो चीन का सिद्धांत जो है, राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अलग तरह की है। जैसी देखने में मिलती है वैसी बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हुआ आपका चीन का संविधान। तो मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।